Hello students, very welcome once again. I am here with a new concept video. देखें आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं आपकी ब्रैग्स इक्वेशन एंड इसके एप्लीकेशन जो भी होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ देखें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रैग्स इक्वेशन. एक तो कहाँ से आती है ये सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि इसका आपके सॉलिड स्टेट में कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखें इक्वेशन क्या है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन. ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन आपका क्या कहता है कि हमारे जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में, उन क्रिस्टल्स में आपके डिफरेंट क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो दिए हुए हैं इन्होंने, दीज आर अटोमिक डिफरेंट अटोमिक प्लेन्स. अब इन अटोमिक प्लेन के बीच में कुछ इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है जिसे हमने डिनोट किया है डी से. ठीक है, तो डी आपकी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग. डी इज दी इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ क्रिस्टल. ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्चुअल में क्या बता रहे हैं कि एक्सरे जब इन पे इंसिडेंट होती है तो फर्स्ट प्लेन से इंसिडेंट होके यहीं से क्या जा रही है, ये वापस से मुड़ के जा रही है. और सेकंड आपकी जो दिख रही है रे 2 जो है आपकी, ठीक है, सेकंड रे जो है वो आपकी इनर वाले प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है और फिर यहाँ से निकल के जा रही है. तो अगर आप देखो ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन हमें क्या बताती है कि कितनी एक्स्ट्रा जो है पाथ इसने क्या किया, कवर किया जब ये अंदर वाले प्लेन पे आई. तो अगर हम रे को अगर इस तरीके से वेवलेंथ को अगर हम मेजर करें तो देखो फर्स्ट वाली जो थी वो यहाँ से घूमते हुए यहीं से चले गई. ठीक है, लेकिन आपकी नेक्स्ट जो रे है वो यहाँ से यहाँ आई. अब देखो ये इस तरीके से जाएगी. ठीक है, इस तरीके से. तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली जो लेंथ है, देखें एक बार ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है ये इसने एक्स्ट्रा कवर किया है. दिख रहा है सभी को, ये एरिया जो है इस रे द्वारा एक्स्ट्रा कवर किया गया एरिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी क्या है, एकदम सेम है. ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस आपके सेम हैं. तो हमें पहली बात तो यही निकालना होता है आपका कि एक्स्ट्रा पाथ जो कवर किया आपकी किसी एक्सरे ने वो कितना है. ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं. देखें कि इंसिडेंट एंगल आपका कितना था, इट वाज थीटा. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा निकलेगा और ये एंगल भी आपका क्या ही निकलेगा, थीटा ही निकलेगा. ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से जेड वाले शेप जो बनाते हैं उनके सेम टाइप के एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. ठीक है, 90 माइनस थीटा करोगे फिर आपका अगला एंगल थीटा ही आएगा. तो पहली चीज़ तो ये. अब आप यहाँ पे पॉइंट्स को देखें, यहाँ पे लिखा है फिगर से वी कैन राइट सी बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी साइन थीटा. तो अगर ये डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस आपको बता रखी है, टोटल डिस्टेंस है d. ठीक है, तो ये आपका जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है दोनों वो कितनी है, d साइन थीटा d साइन थीटा. ठीक है, तो ये है पाथ डिफरेंस बिटवीन दी रे 1 एंड रे 2. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, d साइन थीटा एक का और d साइन थीटा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया. ठीक है, तो दिस विल बी 2d साइन थीटा. अब ये 2d साइन थीटा आपकी अगर हम बोलें कि आपका रे जो है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा. ठीक है, और ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन आपका n है. ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आपका जो है वो n लैम्डा के इक्वल होता है. ठीक है, कि कितनी उसने अपनी जो है वेवलेंथ कवर की इसी के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये वाली वैल्यू आपकी आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सॉलिड स्टेट के पर्सपेक्टिव से. आगे देखें n आपके डिफ्रैक्शन ऑर्डर हैं. ठीक है, तो आपके डिफ्रैक्शन ऑर्डर 1 2 3 हो सकते हैं. ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन. दिस लॉ इज नोन एज दी एक्सरे डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ. ठीक है, अब आगे चलते हैं. देखिए आगे क्या कहा जा रहा है. ब्रैग लॉ एक्चुअल में आपका है, ये बोलता है डिफ्रैक्शन कैन अकर ओनली व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो ये आपके अलाउड रिफ्लेक्शंस जो हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी ये लाइन लिखी जाती है 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. अब यहाँ देखें कि आप यहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है,
लेमडा आपकी वेवलेंथ है जो भी एक्सरे हमने इंसिडेंट की है। डी आपका क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन दी लेटिस प्लेन्स, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपकी है। थीटा आपका इंसिडेंट एंगल है और ए आपकी लेटिस पैरामीटर, या हम इसे क्या भी बोल देते हैं, आपका एज लेंथ है। अगर आपका लेटिस पैरामीटर क्यूब है तो क्यूब की लेंथ हो जाएगी ABC जो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपका रिलेशन देता है, अगर आपके प्लेन के मिलर इंडाइसिस आपको गिवन हो, ठीक है, तो हम उन प्लेन्स के बीच की क्या निकाल सकते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। अगर हमें इन जनरल लिखना हो तो हमारे पास में जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या आता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो मेरे पास में क्या आएगा, d 1/d² से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या आएगा आपका, 1/d का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h/a² प्लस k/b² प्लस c/l/c², ठीक है। यह आपका है किसी भी ABC एज लेंथ किसी का भी आपका हो उसके लिए। अगर मैंने बोला आपका क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल के केस में आपका A = B = C हो जाता है, और अगर ABC अगर आपका इक्वल हो गया तो आपकी आती है 1/d² शुड बी इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² डिवाइड बाय a²। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, अगर h के l हमारे क्या हैं, h के l आपके मिलर इंडाइसिस हैं ऑफ द प्लेन, ठीक है, प्लेन के मिलर इंडाइसिस हैं। इसके बाद आपका जो ABC है वो आपके क्या है, क्रिस्टल के पैरामीटर है, एज लेंथ इन XYZ डायरेक्शन, ठीक है। तो D आपका निकल के आता है A/√h² प्लस k² प्लस l², ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये तो हमारा ब्रैग लॉ हुआ और ये हमारी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हुई। अब आपके पास एक इक्वेशन आती है 2d sin थीटा। मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं इन चीज़ों में, n लेमडा के इक्वल, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, या हम लिखें a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, d की वैल्यू पुट करें √h² प्लस k² प्लस l², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, sin थीटा इज इक्वल्स टू आपका आएगा n लेमडा, ठीक है। अब अगर मैं इसके स्क्वायर कर दूं तो आपके पास आता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू n² λ² बाय 4, यह आपका a, ठीक है। तो 4a h² प्लस k² प्लस l²। तो यहाँ से अगर हम बोलें किसी पर्टिकुलर एक्सरे के लिए, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए आपकी ये वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर ये वैल्यूज़ आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं और अगर मैं k लिख दूं तो आपकी वैल्यू आती है h² प्लस k² प्लस l² इंटू कैपिटल K। अब यहाँ से आपका जो है मेन चीज़ आती है कि अलाउड रिफ्लेक्शन। अगर आप जब पढ़ते हो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि FCC से कौन बिलोंग करेगा, BCC से कौन बिलोंग करेगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम से कौन बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखें, अगर आपका ये जो है इसकी वैल्यू अगर हम देखें आगे तो क्या होता है, अगर यहाँ पे ये वैल्यू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h² प्लस k² प्लस l² जो हमारा आ रहा है, देखो, ठीक है। तो अगर इस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2k 1k 2k 3k इस तरीके से आती है, 4k 5k 7k को छोड़ दें हम, ठीक है, 8k इस तरीके से, तो आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम को बिलोंग करेगा। अगर आपकी केवल इवन वैल्यू आ रही हैं 2k 4k 6k 8k लाइक दैट, तो ये आपका बिलोंग करेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम को। और अगर आपके वैल्यूज़ में h के l के वैल्यूज़ या तो ऑल इवन हैं या ऑल ऑड हैं, ठीक है, तो वो आपका बिलोंग करता है FCC क्रिस्टल लैटिस को, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे CSIR नेट के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब देखें, इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ठीक है। इसने आपको क्वेश्चन दिया है, वैल्यू ऑफ D111 इन क्यूबिक क्रिस्टल आपको दे रखी है इतनी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ D333 आपसे पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, D111 की वैल्यू गिवन है, क्या होगी A/√/h² + k² + l²। तो ये है आपका A/√3, ठीक है। उसकी वैल्यू गिवन है 325.6 पिकोमीटर। आपको क्या पूछा है, D333, ये हो जाएगा A/√9 + 9 + 9, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये हो जाएगा √9 × 3, ठीक है। तो हो जाएगा A/3√3। अब आप यहाँ से देखो A/√3 की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको लिख दूँ 325.6 / 3 पिकोमीटर। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 108 पिकोमीटर यहाँ से आएगा। एक चीज़ तो ये पहला मेथड तो आपका ये हुआ। दूसरा मेथड आपका क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हमारा ये होगा कि अगर आपको DHKL पूछी है और D2 इसका जो भी है N से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, क्या बोला मैंने, देखें DHKL पता है और DN × HKL, तो ये इसका थ्राइस है, तो जितने गुना होता है उतना डिवाइड हो जाता है। जैसे D111 गिवन है तो D333 आपकी क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ D111। अगर D222 पूछी होती तो ये क्या हो जाती, हाफ ऑफ D111। D444 पूछी होती तो हो जाती 1/4 ऑफ D111, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते थे डायरेक्टली, तो आपका आंसर आएगा C ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो फिर से लाया जाएगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।